आज हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर एयर का किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, हाउ एयर इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो एयर हमारी एक्सपैंड होगी तो एक्सपैंड क्यों होगी? क्योंकि उसे हीट किया गया है। हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर कम होगा। वहीं यदि एयर कंप्रेस होगी, कंप्रेस क्यों होगी? इफ इट इज कोल्ड देन प्रेशर विल इंक्रीज। एयर मूवमेंट कैसे होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो प्रेशर डिटरमाइन करता है कि एयर सिंक करेगी या राइज करेगी। हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर को हम विंड बोलते हैं। अब विंड का क्या काम होता है? विंड डिस्ट्रीब्यूट करती है हीट और मॉइस्चर को ऑल ओवर द अर्थ सरफेस ताकि अर्थ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे हमारा 1 बार रहेगा, वो बराबर होगा 1013 मिली बार के अगेंस्ट में। वहीं ग्रेविटी के कारण ये डेंसर होगी कहाँ पे? ग्राउंड सरफेस के बाद, तो इसलिए वहाँ पर हमारा हाई प्रेशर रहेगा। हाइट के साथ प्रेशर हमारा डिक्रीज करता जाता है। प्रेशर वेरिएशन होगा तो हमारा विंड चलेगी। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, यदि प्रेशर का वर्टिकली डिफरेंस है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? इन लोअर एटमॉस्फेयर यदि प्रेशर हमारा जो है कम होता जाता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती जाती है, तो 1 मिली बार प्रेशर हमारा कम हो जाता है 10 मीटर की हाइट ऊपर जाने से। तो यदि हम किलोमीटर्स की बात करें तो सी लेवल पे हमारा 1013 मिली बार प्रेशर रहता है और टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। और 10 किलोमीटर पे वही प्रेशर हमारा घट के 250 मिली बार यानी 1/4 हो जाता है सी लेवल के, और टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस के पास। तो यहाँ से ऊपर वाले टेबल से हमें पता चल रहा है कि वर्टिकल ग्रेडियंट फोर्स जो होगी वो हमारी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट फोर्स। पर हमें फिर भी कोई अपवर्ड फोर्स महसूस नहीं होती, बल्कि जब हल्की सी भी प्रेशर ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल फोर्स में होता है तो हमें इतनी तेज हवा महसूस होती है। तो इसका कारण क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। जो हमारी ये वर्टिकल ग्रेडियंट फोर्स है, इसको ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस आउट कर देती है, इसलिए हमें कोई अपवर्ड फोर्स महसूस ही नहीं होती। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, अब हॉरिजॉन्टली किस तरीके से होगा? जो हमने कांस्टेंट प्रेशर लाइंस को हमने इकट्ठा यदि हम एक ग्राफ के ऊपर दिखाते हैं तो ये 10 तो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे बन गए। जरूरी नहीं है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने, बट हम एक लो प्रेशर सिस्टम को दिखाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बना दिया। इसी तरीके से हाई प्रेशर सिस्टम होगा तो इनसाइड में हमारा हाई प्रेशर होगा 1020 मिली बार, फिर हमारा कम हो जाएगा 1018, 1016। तो जहाँ लो प्रेशर सिस्टम होगा वहाँ पे इनसाइड में हमारा ट्रफ होगा, और जहाँ हाई प्रेशर सिस्टम होगा वहाँ इनसाइड में रिज होगा। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लो प्रेशर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लो प्रेशर। जो हमारा इक्वेटर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सन्स रेज पड़ती हैं और हमेशा रहती हैं, तो वहाँ पे हमारा इक्वेटोरियल लो लगता है, बनता है। वहीं यदि हम 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ ऑफ इक्वेटर चले जाएं तो वहाँ सब ट्रॉपिकल हाई बनता है कि सारी ईयर्स हमारी वहाँ पे सिंक कर रही होती है। और थोड़ा सा हम नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड यानी 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ चले जाते हैं इक्वेटर के, तब वहाँ सब पोलर लो बनता है। लो बनता है मतलब कि एयर इज राइजिंग। और थोड़ा सा और हम नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड यानी पोल्स पे पहुँच जाएँ तो वहाँ पर हमारा पोलर हाई बनता है यानी एयर इज सिंकिंग। पर ये हमारी प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं 30 डिग्री 60 डिग्री और पोल्स के ऊपर। तो क्या ये प्रेशर बेल्ट्स परमानेंट है? नहीं, बट ये ऑसिलेट करती रहती हैं, थोड़ा सा और नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड डिपेंडिंग कि हमारा सन कहाँ पर है, ऑसिलेटिंग विद द मूवमेंट ऑफ द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एग्जांपल लें तो विंटर्स होंगी हमारी, तो साउथवर्ड की तरफ ये प्रेशर बेल्ट्स मूव करेंगी, और यदि समर होगा तो नॉर्थवर्ड की तरफ हमारे ये प्रेशर बेल्ट्स मूव करेंगी। अब जो विंड्स हैं उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन को कौन कौन सी फोर्सेस अफेक्ट करती हैं? तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स,
कोरिलेशन फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, ये 4 फोर्सेस हैं जो हमारे विंड की डायरेक्शन या वेलोसिटी को डिफाइन करती हैं, चेंज करती हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होगा? यदि हमारे 2 आइसोबार्स बहुत दूर हैं तो एक प्रेशर ग्रेडियंट कि दोनों के बीच में प्रेशर, देयर इज अ ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर, सो एक फोर्स तो जनरेट होगी, बट इट विल बी अ वीकर बिकॉज दोनों ही आइसोबार्स हमारे बहुत दूर हैं। वहीं यदि ये दोनों ही क्लोजर आ जाएं तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होगी। फ्रिक्शन फोर्स, सी सरफेस पे हमारा बिल्कुल स्मूथ सरफेस रहता है तो वहाँ पर हमारी लो फ्रिक्शन फोर्स होंगी। और वहीं कॉन्टिनेंट्स की बात आ जाए क्योंकि एक रिलीफ है टोपोग्राफी की वजह से हाई फ्रिक्शनल फोर्स होगी। कोरियल्स फोर्स बनती है हमारी अर्थ की रोटेशन की वजह से। जब अर्थ रोटेट करती है तो कोरियल्स फोर्स लगती है। अब कोरियल्स फोर्स हमारे इक्वेटर पे 0 होती है और वहीं पोल्स पर हमारा मैक्सिमम होती है। तो कोरियल्स फोर्स की एक चीज़ हो है कि ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यदि विंड्स मूव कर रहे हैं तो उसको राइट फॉर डिफ्लेक्ट करते हैं। वहीं यदि हमारे ये साउदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रहे हैं तो उनको लेफ्ट फॉर मूव करता है। तो ये विंड्स और साइक्लोन्स दोनों को ही फिट करता है। अब है तो 10, अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमारी कब बनेगी कि जब हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनेगी। वहीं कोरियल्स फोर्स जो होगी वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर होंगी। इक्वेटर पे लो प्रेशर बनता है तो आप ये देखो कि दोनों 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के हमारा होगा तो वहाँ हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं, सब ट्रॉपिकल हाई, तो वहाँ से हमारा इक्वेटर की तरफ मूव करता है। यहीं से हमारी ट्रेड विंड्स बनते हैं। बट इक्वेटर पे हमें कोरियल्स फोर्स 0 की महसूस होती है। कारण क्या है कि इक्वेटर पे लो प्रेशर है, वहीं नॉर्थ और साउथ पे हमारा हाई प्रेशर है। जब ये इक्वेटर की तरफ आती हैं तो जो लो प्रेशर है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हमें कोई भी कोरियल्स फोर्स महसूस नहीं होती। तो जैसे कि हमने देखा था कि विंड की डायरेक्शन और वेलोसिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है? विंड जनरेटिंग फोर्स के ऊपर। अब अपर एटमॉस्फेयर, यदि हम अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो विंड्स के ऊपर कौन कौन सी फोर्स जो डोमिनेट करते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, कोरियल्स फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। बट अपर एटमॉस्फेयर में तो कोई फ्रिक्शन फोर्स होगी नहीं हमारे पास, तो वो नेगलेक्ट हो जाती है। पर ग्रेविटेशन फोर्स लेस इफेक्ट, क्योंकि एयर वहाँ पर कम डेंसर हो गई, प्रेशर आपने देखा था कम हो गया है तो वहाँ एयर वेरीफाई हो गई है, तो हमारे वहाँ पे जो ग्रेविटेशन इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो डोमिनेंट फोर्स कौन सी रहेंगी? 2, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियल्स फोर्स। यदि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा तो वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमारी इस तरीके से, बट कोरियल फोर्स हमारी उसको बैलेंस आउट कर देती हैं, तो हमारा एयर का मूवमेंट जो होगा पैरेलल टू आइसोबार्स होगा, जिसको हम जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहते हैं। ये हमारा अपर एटमॉस्फेयर में ही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डोमिनेंट दोनों का बैलेंस आउट होना वहीं पर ही पॉसिबल होता है। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को जब हमारे कोरियल फोर्स इक्वलाइज कर देती है, बैलेंस करती है, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हमारी दिख रहा है लेफ्ट की तरह इस तरीके से हमारी मूव करेंगे। अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है? विंड सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर सिस्टम इज साइक्लोनिक। अब देखते हैं लो प्रेशर हमारा 1014 है, 1016 हमारा हाई प्रेशर सिस्टम। तो विंड जब हमारा होगा तब हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगी। एंटी साइक्लोनिक सिस्टम की अंदर इनसाइड हमारा हाई प्रेशर है और आउटसाइड हमारा लो प्रेशर सिस्टम है। तो विंड सर्कुलेशन अराउंड ए हाई प्रेशर सिस्टम इज एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। यहाँ हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब जो हमारा विंड सर्कुलेशन ग्राउंड पे होता है, बहुत बार देखा गया है कि इट इज़ आल्सो लिंक विद विंड सर्कुलेशन एट द अपर सिस्टम, कि अपर एटमॉस्फेयर सिस्टम। सो यदि हम लोअर एटमॉस्फेयर में यदि हमारा डाइवर्जेंस हो रहा है तो अपर एटमॉस्फेयर में वहीं पे हमारा कन्वर्जेंस हो रहा होता है। अपोजिट केस क्या होगा? यदि हमारा लोअर एटमॉस्फेयर में कन्वर्जेंस हो रहा है तो अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंस हो रहा होगा। तो लो प्रेशर जहाँ भी होगा वहाँ कन्वर्जेंस होता है, हाई प्रेशर जहाँ होता है वहाँ डाइवर्जेंस होता है। थैंक यू।